पिछले सीजन के आखिर में हमने देखा था कि आग की लपटों में बर्नार्ड और जूलियट दोनों बुरी तरह फंस गए थे। बर्नार्ड गंभीर रूप से घायल हुआ था और उसके बचने की उम्मीद भी थी, लेकिन वॉल्ट में मौजूद रहस्यमयी एआई ने रॉबर्ट शिम्स से उसे हमेशा के लिए खत्म करवा दिया। दूसरी तरफ जूलियट सुरक्षित बच गई क्योंकि उसने आग से बचाने वाला खास सूट पहन रखा था। एआई का मकसद जूलियट को बचाना था ताकि उसे नया मेयर बनाकर पूरे साइलो में फिर से व्यवस्था कायम की जा सके। यानी अब साफ हो चुका था कि साइलो की असली कमान इंसानों के नहीं बल्कि एक शक्तिशाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हाथों में थी। जूलियट को लगातार ऐसी दवाइयां दी जाती थीं जो उसकी पुरानी यादों को दबाकर रखती थीं। यही वजह थी कि साइलो 17 से साइलो 18 लौटने से पहले की उसकी जिंदगी उसे बिल्कुल याद नहीं थी। हालांकि पिछली रात उसकी खोई हुई यादों की कुछ धुंधली झलकियां वापस आने लगी। अगली सुबह साइलो के प्रशासन को पहले से बेहतर बनाने के लिए एक नई काउंसिल बनाई गई। बैठक में यह भी बताया गया कि सप्लाई विभाग की प्रमुख कार्ला ने अपनी जिम्मेदारी ओरला को सौंपने का फैसला किया है। केनेडी और लुकास दोनों का अब तक कोई सुराग नहीं मिला था। उधर आउटसाइडर्स नाम का एक रहस्यमयी समूह लगातार साइलो में अशांति फैला रहा था। ये लोग चेहरा ढककर आते, अपना मिशन पूरा करते और किसी साए की तरह गायब हो जाते। शेरिफ पॉल ने भरोसा दिलाया कि उन्हें पकड़ने की हर संभव कोशिश की जा रही है। साथ ही विद्रोह के बाद लोगों की नई मांगों को ध्यान में रखते हुए द पैक्ट में कुछ नए नियम जोड़ने की भी तैयारी चल रही थी। रॉबर्ट शिम्स ने दावा किया कि साइलो के अधिकांश निगरानी कैमरे और सर्विलांस सिस्टम हटाए जा चुके हैं, लेकिन उसकी यह बात पूरी तरह झूठ थी। इसका सबसे बड़ा सबूत यह था कि जूलियट के कमरे में लगा कैमरा अब भी चुपचाप सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। काउंसिल की बैठक खत्म होने के बाद जूलियट की मुलाकात दोबारा नॉक्स और शर्ली से हुई, मगर उनसे मिलने के बावजूद उसकी खोई हुई यादें पूरी तरह वापस नहीं लौटी। इसी दौरान आउटसाइडर्स द्वारा लगाया गया एक रहस्यमयी बैनर जूलियट के अंदर दबी पुरानी यादों को धीरे धीरे जगाने लगता है। हालांकि उसकी यादें अभी भी अधूरी थीं, इसलिए वह पूरी सच्चाई तक नहीं पहुंच पाती। दूसरी ओर कैमिल और वॉल्ट का एआई इस बात से परेशान थे कि जूलियट को विटामिन के बहाने दी जा रही याददाश्त दबाने वाली दवाइयां कहीं अपना असर खो तो नहीं रही हैं। उसी रात जूलियट के खाने के साथ उसे गुप्त पर्ची मिलती है। उसमें लिखा होता है कि अगर वह जानना चाहती है कि उसका दिमाग आखिर किस सच को याद करने की कोशिश कर रहा है तो उसे मार्केट प्लेस पहुंचना होगा। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है, जहां फिर से शार्लोट की एंट्री होती है। वह एक बेहद कुशल फाइटर पायलट है। वहीं उसके भाई डेनियल से भी दोबारा मुलाकात होती है, जो संसद का सदस्य है। शार्लोट चाहती है कि डेनियल किसी तरह ईरान समिति में शामिल हो जाए ताकि सरकार जिस सैन्य अभियान को मीडिया से छिपा रही है उसकी जानकारी हासिल की जा सके। उसका इरादा था कि यह जानकारी अपने साझा दोस्त और पत्रकार हेलेन तक पहुंचाकर पूरी दुनिया के सामने सच लाया जाए। डेनियल इस मकसद के लिए सीनेटर थर्मन का भरोसा जीतने की कोशिश करता है, लेकिन समय बहुत कम होने के कारण उसकी योजना कामयाब नहीं हो पाती। आखिरकार उसे सिर्फ इतना पता चल पाता है कि शार्लोट को ईरान पर होने वाले हवाई हमले में शामिल विशेष स्क्वाड के साथ भेज दिया गया है। उधर शार्लोट अपने 3 अन्य लड़ाकू विमानों के साथ दुश्मन की सीमा में प्रवेश कर चुकी थी। मिशन के तहत चारों फाइटर जेट लगभग 50,000 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचते हैं। तभी अचानक उनके सामने काले और बेहद घने बादलों का एक विशाल गुब्बार दिखाई देता है। इतनी ऊंचाई पर बादलों को देखकर शार्लोट भी हैरान रह जाती है। जैसे ही उनके विमान उस रहस्यमयी बादल के भीतर प्रवेश करते हैं, सभी जेट किसी चिपचिपे और अनजान पदार्थ की चपेट में आ जाते हैं। ऐसा लग रहा था मानो दुश्मन ने किसी अत्याधुनिक नैनोबॉट तकनीक का इस्तेमाल किया हो। कुछ ही पलों में चारों लड़ाकू विमान अपना नियंत्रण खो बैठते हैं और एक एक करके दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। कुछ घंटों बाद सीनेटर की बेटी और उनकी सहायक एना डेनियल को एक चौंकाने वाली खबर देती है। वह बताती है कि शार्लोट का पूरा फाइटर स्क्वाड्रन लगभग खत्म हो चुका है और उस मिशन से सिर्फ वही जिंदा बची है। लेकिन उसकी हालत बेहद गंभीर थी क्योंकि दुर्घटना में उसके दिमाग को गहरी चोट पहुंची थी। डेनियल जब अस्पताल में उससे मिलने जाता है तो उसे पता चलता है कि शार्लोट अपनी याददाश्त लगभग पूरी तरह खो चुकी है। उसे न तो उस खतरनाक मिशन की कोई बात याद थी जहां उनके स्क्वाड्रन का सामना नैनोटेक से भरे रहस्यमयी बादलों से हुआ था, और न ही उसे यह पहचान थी कि डेनियल उसका सगा भाई है। डेनियल बार बार उसे बीती बातें याद दिलाने की कोशिश करता है, लेकिन हर कोशिश बेकार साबित होती है। हालत इतनी खराब थी कि शार्लोट उसका नाम तक भूल चुकी थी और उसे डोनाल्ड कहकर बुलाने लगती है। इससे साफ था कि उसकी याददाश्त सिर्फ पुराने अतीत की ही नहीं बल्कि हाल की घटनाओं की भी बुरी तरह प्रभावित हो चुकी थी। बेहद मायूस डेनियल अस्पताल की कैफेटेरिया में कॉफी पीने चला जाता है। वहीं उसकी मुलाकात विक्टर क्रनकोविच नाम के एक रहस्यमयी व्यक्ति से होती है। बातचीत के दौरान विक्टर ऐसा खुलासा करता है जिसे सुनकर डेनियल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। विक्टर बताता है कि शार्लोट की याददाश्त खोने के पीछे सिर्फ दुर्घटना नहीं बल्कि उसकी अपनी दवाइयां भी जिम्मेदार हैं। वह जानबूझकर ऐसी दवाएं दे रहा है जो उसकी पुरानी यादों को दबाकर रखती हैं। उसके अनुसार शार्लोट ने मिशन के दौरान जो भयावह घटनाएं देखी थीं, अगर वे अचानक उसकी स्मृति में लौट आईं, तो उसे गंभीर पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हो
सकता है, जिससे उसकी मानसिक हालत पूरी तरह बिखर सकती है। विक्टर इसे समझाने के लिए कहता है कि उसने शार्लोट की पुरानी और नई यादों के बीच मानो एक गहरी खाई बना दी है और उस खाई का पुल फिलहाल ऊपर उठा दिया है। जब उसे यकीन होगा कि शार्लोट मानसिक रूप से उन दर्दनाक यादों का सामना करने के लिए तैयार है, तभी वह उस पुल को नीचे करेगा और उसकी दबाई गई यादों को वापस लाने की कोशिश करेगा। लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। विक्टर सिर्फ शार्लोट की मानसिक सुरक्षा नहीं कर रहा था, बल्कि उस मिशन से जुड़ी खतरनाक सच्चाई को भी दुनिया से छिपा रहा था। शार्लोट ने ईरान मिशन के दौरान जो रहस्य देखा था, उसे हर हाल में गोपनीय रखना सरकार की प्राथमिकता बन चुका था। अगर लोगों को यह पता चल जाता कि अमेरिकी सरकार अपने ही पायलटों को नैनाइट्स से भरे रहस्यमयी बादलों के बीच मिशन पर भेज रही है, तो शायद भविष्य में बहुत कम लोग सेना में भर्ती होने का जोखिम उठाते। डेनियल एक कैफे में एना से मिलता है और उसे विक्टर द्वारा शार्लोट के इलाज के नाम पर किए जा रहे हर प्रयोग के बारे में विस्तार से बताता है। तभी वहाँ पत्रकार हेलेन भी आ जाती है। वह सबसे पहले शार्लोट की हालत पर दुख जताती है, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि उसे किस क्लिनिक में रखा गया है और इस पूरे मामले में सीनेटर थर्मन की भूमिका होने का शक होता है, उसका रवैया पूरी तरह बदल जाता है। वह विक्टर की पूरी प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाने लगती है। तीनों की बातचीत एक बड़ी सच्चाई की ओर इशारा करती है। सभी इस बात पर चर्चा करते हैं कि शार्लोट के दिमाग से उस मिशन की दर्दनाक यादें हटाई जानी चाहिए, लेकिन कोई भी यह नहीं पूछता कि आखिर ईरान पर हमला करने की नौबत क्यों आई। यानी लोगों का ध्यान असली वजह से हटाकर सिर्फ नतीजों पर केंद्रित कर दिया गया था। कुछ देर बाद हेलेन वहां से चली जाती है। उसके जाते ही एना डेनियल को चेतावनी देती है कि उसने गलती से शार्लोट का ठिकाना हेलेन को बता दिया है। भले ही हेलेन अब द पोस्ट में काम नहीं करती, लेकिन वह आज भी एक खोजी पत्रकार है। अगर उसे सरकार की मदद से चल रहे इस याददाश्त दमन प्रयोग का कोई सबूत मिल गया, तो वह उसे पूरी दुनिया के सामने लाने की कोशिश करेगी। एना की आशंका जल्द ही सच साबित हो जाती है। थोड़ी देर बाद हेलेन सीधे क्लिनिक पहुंच जाती है। वह खुद को डेनियल के दफ्तर से आया हुआ बताती है और कर्मचारियों से कहती है कि डेनियल किसी जरूरी काम में व्यस्त है, इसलिए उसने उसे शार्लोट का हालचाल लेने भेजा है। मौका मिलते ही हेलेन शार्लोट को अस्पताल की इमारत से बाहर बगीचे में ले जाती है, ताकि वे बिना किसी निगरानी के बात कर सकें। उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि शार्लोट की मानसिक स्थिति अभी भी बेहद नाजुक है। बिना देर किए हेलेन अपना नोटपैड निकालती है और ईरान मिशन से जुड़ी घटनाओं के साथ साथ सरकार द्वारा जनता को सुनाई जा रही आधिकारिक कहानी के बारे में बताने लगती है। उसका मकसद था कि इन दोनों बातों के बीच मौजूद शार्लोट के दिमाग में दबी यादों को फिर से जगा दें। उसकी यह कोशिश कुछ हद तक सफल भी होती है। शार्लोट के दिमाग में हेलेन के साथ हुई पुरानी गुप्त मुलाकातों की धुंधली तस्वीरें उभरने लगती हैं। लेकिन जैसे जैसे यादें लौटती हैं, उसका मानसिक तनाव भी बढ़ने लगता है। अचानक उसे तेज पैनिक अटैक पड़ता है और वह पूरी तरह घबराकर अपने भीतर सिमट जाती है। इन सब घटनाओं को कुछ दूरी से एक बुजुर्ग व्यक्ति चुपचाप देख रहा था। उसका नाम हेनरी था। उसकी मौजूदगी से ऐसा संकेत मिलता है कि शायद वही इस क्लिनिक का संस्थापक है और पर्दे के पीछे चल रहे पूरे खेल के बारे में बहुत कुछ जानता है। बगीचे में हुई घटना की खबर तुरंत डेनियल तक पहुंचाई जाती है। वह बिना देर किए क्लिनिक पहुंचता है, जहां विक्टर शार्लोट को शांत करने की कोशिश कर रहा होता है। वह उसे गहरी सांस लेने की एक्सरसाइज करवाता है ताकि उसका पैनिक अटैक धीरे धीरे काबू में आ सके। जब उसकी हालत कुछ सामान्य हो जाती है, तो विक्टर डेनियल को उस सुरक्षा कक्ष में ले जाता है जहां हेलेन को पूछताछ के लिए रोका गया था। डेनियल के हस्तक्षेप के बाद आखिरकार हेलेन को छोड़ दिया जाता है। बाहर आते ही डेनियल गुस्से में हेलेन को जिम्मेदार ठहराता है। उसका कहना था कि उसकी जल्दबाजी की वजह से शार्लोट की मानसिक हालत फिर से बुरी तरह बिगड़ गई। लेकिन हेलेन अपनी सफाई में एक ऐसा खुलासा करती है जो डेनियल को सोचने पर मजबूर कर देता है। वह यूं ही शार्लोट से मिलने नहीं गई थी। ईरान मिशन से जुड़ी पहली गोपनीय जानकारी उसे खुद शार्लोट ने ही दी थी। मिशन से पहले शार्लोट लगातार इस बात को लेकर परेशान थी कि आखिर अमेरिकी सरकार ईरान के खिलाफ इतनी आक्रामक क्यों थी। वह वॉशिंगटन पर हुए तथाकथित डर्टी बम हमले की सच्चाई जानना चाहती थी। साथ ही उसे यह बात भी अजीब लग रही थी कि इतने महत्वपूर्ण अभियान के लिए ऐसे लड़ाकू विमान क्यों चुने गए जिनमें आधुनिक डिजिटल सिस्टम की जगह ज्यादातर एनालॉग उपकरण लगे थे। शार्लोट का मानना था कि इस ऑपरेशन का असली मकसद ईरान के कथित परमाणु हथियारों को नष्ट करना नहीं था। उसे शक था कि बंकर बस्टर बमों से किसी और ही रहस्यमयी लक्ष्य को खत्म करने की योजना बनाई गई थी। शायद इसी वजह से ऐसे विमान इस्तेमाल किए गए जो किसी नेटवर्क या साइबर हैकिंग के असर से लगभग सुरक्षित थे। लेकिन इतनी सावधानी बरतने के बावजूद पूरा स्क्वाड्रन तबाह हो गया। यहीं से कहानी कई नए सवाल खड़े करती है। क्या अमेरिका किसी ऐसी अज्ञात तकनीक या खतरे का सामना कर रहा था जिसे वह खुद भी पूरी तरह नहीं समझ पाया था, या फिर यह सब किसी गुप्त प्रयोग का हिस्सा था जिसमें अपने ही पायलटों को नैनाइट तकनीक की क्षमता परखने के लिए मोहरे की तरह इस्तेमाल किया गया। सबसे बड़ा सवाल यह था कि अगर इस मिशन की इकलौती जीवित गवाह शार्लोट की सबसे अहम यादों को ही दबाया जा रहा है, तो भविष्य में उस मिशन से मिली सीख का इस्तेमाल आखिर कैसे किया जाएगा। क्या यह इलाज सचमुच उसकी सुरक्षा के लिए था, या फिर सच्चाई को हमेशा के लिए दफन करने की एक
एक सोची समझी योजना। हेलेन की बातें सुनकर डेनियल पूरी तरह चुप हो जाता है। पहली बार उसे महसूस होता है कि मामला सिर्फ PTSD या मानसिक इलाज का नहीं है। अब उसके मन में भी यह शक गहराने लगता है कि कहीं इस पूरी प्रक्रिया के पीछे किसी बहुत बड़े सरकारी साजिश को तो नहीं छिपाया जा रहा। जूलियट को भेजे गए गुप्त संदेश में सिर्फ मार्केट प्लेस पहुंचने का निमंत्रण ही नहीं था, बल्कि यह भी लिखा था कि खाना खत्म करने के बाद कटोरे को उल्टा रख दे और उस पर्ची को पूरी तरह जला दे ताकि उसके होने का कोई सबूत न बचे। जूलियट ऐसा करने की कोशिश तो करती है, लेकिन तभी कैमिल अचानक उसका हालचाल पूछने उसके कमरे में आ पहुंचती है। कैमिल के आने से जूलियट घबरा जाती है और किसी तरह उसे जल्दी वापस भेजने की कोशिश करती है। तभी कैमिल को कमरे में कुछ जलने की गंध महसूस होती है। पूछने पर जूलियट बहाना बनाती है कि वह पिज्जा गर्म कर रही थी, लेकिन जब कैमिल बाद में वॉल्ट में जाकर जानकारी की पुष्टि करती है तो उसे पता चलता है कि जूलियट ने उससे झूठ बोला था। वहाँ कोई पिज्जा नहीं था, वह असल में एक गुप्त संदेश को नष्ट करने की कोशिश कर रही थी। यह जानकारी कैमिल और वॉल्ट के एल्गोरिदम दोनों के लिए खतरे की घंटी साबित होती है। इसका मतलब साफ था कि जूलियट अब उसे दिखाई जा रही बनावटी दुनिया पर शक करने लगी है और उसकी दबी हुई यादें धीरे धीरे वापस लौट रही हैं। एल्गोरिदम बताता है कि मेमोरी प्रोटोकॉल पहले भी जूलियट जैसे अलग सोच रखने वाले लोगों यानी आउटलायर्स पर कई बार इस्तेमाल किया जा चुका है। ज्यादातर मामलों में यह तरीका सफल रहा, लेकिन जब कोई व्यक्ति इसके बावजूद अपनी यादें वापस पाने लगता है तो उसे हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया जाता है। एल्गोरिदम साफ संकेत देता है कि अगर जूलियट भी नियंत्रण से बाहर गई तो उसके साथ भी यही किया जा सकता है। फिलहाल वह कैमिल को निर्देश देता है कि अगले 2 हफ्तों तक जूलियट को वही याददाश्त दबाने वाली दवाइयां नियमित रूप से दी जाए, साथ ही उसकी सुरक्षा बढ़ाई जाए और उसकी हर गतिविधि पर पहले से कहीं ज्यादा कड़ी निगरानी रखी जाए ताकि वह किसी भी तरह सच्चाई तक न पहुंच सके। दूसरी ओर शेरिफ पॉल अपने दफ्तर में बैठकर डीड पैक्ट के नए नियम तैयार करने में व्यस्त था। तभी वहां ऑर्ला की बहन घबराई हुई पहुंचती है और बताती है कार्ला अचानक लापता हो गई है। मामला गंभीर लगने पर पॉल तुरंत उसकी गुमशुदगी दर्ज करता है और उसकी तलाश शुरू करने का फैसला करता है। दूसरी ओर जूलियट उस आधे जले हुए गुप्त नोट को अपने पास मौजूद पुराने नोट्स के साथ मिलाकर देखने लगती है। उन्हें देखते ही उसके दिमाग में अतीत की कुछ धुंधली तस्वीरें उभरने लगती हैं। उसे सीजन 1 का वह पल याद आता है जब सफाई पर जाने से पहले शर्ली ने मार्था का गुड इन सप्लाई लिखा हुआ संदेश उसके हाथों तक पहुंचाया था। लेकिन ये छोटी छोटी यादें अभी भी पूरी सच्चाई समझने के लिए काफी नहीं थी। अपने सवालों के जवाब खोजने के लिए जूलियट जेरी के साथ डीप डाउन जाने का फैसला करती है ताकि वह मार्था से मिल सके। उधर जैसे ही शर्ली को पता चलता है कि जूलियट वहां आ रही है, वह खुद को अस्थायी कंट्रोल रूम में छिपा लेती है। उसके लिए यह स्वीकार करना बेहद मुश्किल था कि जिस इंसान के लिए उसने सब कुछ दांव पर लगाया वही अब उसे पहचान तक नहीं पा रही थी। नॉक्स शर्ली की तरह भावनाओं में नहीं बहता। वह खुद आगे बढ़कर जूलियट से बात करने का फैसला करता है। उस समय लेवल 90 और 92 के बीच की सीढ़ियों की मरम्मत चल रही थी, इसीलिए लोगों को रस्सी से चलने वाली ट्रॉली के सहारे एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाया जा रहा था। इस जोखिम भरे रास्ते से कौन जाएगा इसका फैसला नॉक्स ही करता था। वह जूलियट को उस ट्रॉली पर बैठने से मना कर देता है। ऊपर से वजह सुरक्षा बताई जाती है, लेकिन असल कारण कुछ और था। जब तक उसे पूरा भरोसा नहीं हो जाता कि याददाश्त खो चुकी जूलियट जुडिशियल की भेजी हुई कोई जासूस नहीं है, तब तक वह उसे विद्रोहियों के असली ठिकाने तक नहीं ले जाना चाहता था। जूलियट बताती है कि वह मार्था से मिलना चाहती है। इस पर नॉक्स कहता है कि मार्था इस समय लेवल 60 पर मेडिकल सप्लाई लेने गई हुई है और उसके लौटने तक जूलियट लेवल 90 पर इंतजार कर सकती है। लेकिन आखिरकार उसने एक अहम सच बताने का फैसला किया। वह जूलियट को लुकास के बारे में बताता है। उसके अनुसार लुकास को जूलियट की साइलो के बाहर की यात्रा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें मालूम थी। इतना ही नहीं, वह डिगर वॉइड में किसी रहस्य की तलाश भी कर रहा था। सबसे बड़ी बात यह थी कि वह बर्नार्ड का शैडो यानी उसका उत्तराधिकारी चुना गया था। नॉक्स समझाता है कि बर्नार्ड उन गिने चुने लोगों में था जिन्हें साइलो की असली व्यवस्था और स्क्रीन के उस पार की दुनिया का सच पता था। इसीलिए अगर कोई व्यक्ति उस रहस्य के करीब पहुंच सकता है तो वह लुकास है, क्योंकि बर्नार्ड का शैडो होने के नाते उसे भी बहुत सी छिपी हुई जानकारियां मिली होंगी। हालांकि फिलहाल लुकास या तो लापता है या शायद मर चुका है, इसलिए उसे ढूंढना आसान नहीं होगा। जूलियट इस बात को अपने मन में बसा लेती है। इसके बाद जूलियट नॉक्स से पूछती है कि शर्ली उससे मिलने से क्यों बच रही है। नॉक्स बताता है कि शर्ली कई दिनों तक इस उम्मीद में रही कि जूलियट होश में आने के बाद उसे पहचान लेगी, लेकिन जब आखिरकार दोनों आमने सामने आए तो जूलियट की आंखों में पहचान का कोई एहसास नहीं था। यही बात शर्ली का दिल पूरी तरह तोड़ गई और तभी से उसने खुद को जूलियट से दूर कर लिया। इसी बीच मार्था वहां पहुंचती है और जूलियट को शांति से बात करने के लिए कैफेटेरिया ले जाती है। जूलियट उसकी बातों के सहारे अपनी बिखरी हुई यादों को जोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन मार्था समझ जाती है कि किसी इंसान की पूरी जिंदगी कुछ मिनटों की बातचीत में वापस नहीं लाई जा सकती। आखिरकार जूलियट सीधे उस रहस्यमयी नोट का जिक्र करती है। मार्था बताती है कि क्लीनिंग पर जाने से पहले उसने सचमुच एक संदेश भेजा था, लेकिन खाने के साथ मिला नया गुप्त नोट उसका नहीं था। यह सुनकर जूलियट और भी उलझ जाती है। अब उसके सामने सवाल था
कि क्या उसे उस अनजान बुलावे पर भरोसा करके मार्केट प्लेस जाना चाहिए या नहीं। मार्था मुस्कुराकर कहती है कि वह जिस जूलियट को जानती थी वह हमेशा अपने दिल की सुनती थी, इसलिए इस फैसले में भी उसे किसी और की नहीं बल्कि अपनी अंतरात्मा की आवाज पर भरोसा करना चाहिए। जाते जाते मार्था अपना पुराना मल्टी टूल भी उसे सौंप देती है। उसे उम्मीद थी कि यह परिचित चीज जूलियट की ओर भी दबी हुई यादों को जगाने में मदद करेगी, क्योंकि पहले भी बताया जा चुका था कि पुरानी वस्तुएं यादों को वापस लाने का जरिया बन सकती हैं। मार्था के जाने के बाद जूलियट जेरी के साथ मार्केट प्लेस पहुंचती है, लेकिन वह जल्दी ही समझ जाती है कि जब तक जेरी उसके साथ रहेगा गुप्त संदेश भेजने वाला व्यक्ति सामने आने की हिम्मत नहीं करेगा। वह जेरी से उसे कुछ देर अकेला छोड़ने के लिए कहती है, मगर कैमल के आदेशों से डरा हुआ जेरी ऐसा करने से साफ मना कर देता है। तभी जूलियट एक चाल चलती है। वह अपने आसपास जमा हुई भीड़ का फायदा उठाकर जेरी पर अनुचित व्यवहार का आरोप लगा देती है। भीड़ तुरंत जेरी को घेर लेती है और इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर जूलियट वहां से निकल जाती है। कुछ ही देर बाद स्पेशल फोर्स रेडर के भेष में मौजूद सैंडी उसे पकड़ लेती है और चुपचाप एक सुनसान गली से होते हुए स्टोरेज रूम में ले जाती है। वहां जूलियट की मुलाकात कैनेडी और डैनी से होती है। दोनों उससे साइलो के बाहर बिताए गए समय के बारे में सवाल पूछते हैं। वे जानना चाहते हैं कि आखिर वह लोगों को बाहर जाने से क्यों रोक रही है, लेकिन जूलियट वही बातें दोहराती है जो उसे कैमल और जुडिशियल की तरफ से सिखाई गई थी। उसकी बातें सुनकर कैनेडी तुरंत समझ जाता है कि जूलियट का ब्रेन वॉश किया जा चुका है। वह बिना घुमाए फिराए उसे सच बता देता है कि उसे दवाइयों के जरिए याददाश्त दबाने वाली दवाएं दी जा रही हैं, ताकि वह बाहर की असली सच्चाई किसी को न बता सके। इसके बाद वे जूलियट को वही हेलमेट दिखाते हैं जिसे पहनकर वह वापस लौटी थी। उसके अंदर साफ तौर पर 17 लिखा हुआ था, जबकि साइलो 18 में इस्तेमाल होने वाले सभी हेलमेट्स पर 18 अंकित रहता है। यह सबूत साफ दिखाता था कि जूलियट किसी दूसरे साइलो से लौटी थी। इसके अलावा वे उसे वह नोट भी दिखाते हैं जो कथित तौर पर उसने साइलो 18 के लोगों के लिए बाहर से लिखा था। ध्यान से देखने पर पता चलता है कि वह लिखावट जूलियट की थी ही नहीं, यानी वह संदेश किसी और ने लिखा था, ऐसे व्यक्ति ने जिससे जूलियट बाहर जाकर मिली थी। आउटसाइडर्स का मानना था कि वे साइलो 18 में रहते हैं और बाहर ऐसी कई दूसरी साइलो भी मौजूद हैं। उनके अनुसार जूलियट जिस जगह गई थी वह साइलो 17 था। यह बात सच भी थी। इन सब सबूतों को देखते ही जूलियट के दिमाग में सोलो यानी जिमी कॉनरॉय के साथ बिताए गए कुछ धुंधले पल फिर से उभरने लगते हैं। फिर भी उसकी यादें अभी पूरी तरह वापस नहीं आती। सच के टुकड़े तो जुड़ रहे थे, लेकिन पूरी तस्वीर अब भी अधूरी थी। आखिरकार आउटसाइडर्स तय करते हैं कि अब सबसे जरूरी काम लुकास को ढूंढना है, क्योंकि वही इस रहस्य की अगली और सबसे महत्वपूर्ण कड़ी साबित हो सकता है। जब जूलियट स्टोरेज रूम के अंदर से बातचीत कर रही होती है, तभी उसकी एक बड़ी प्रशंसक इवेलिन कैमल और शेरिफ पॉल को उसकी लोकेशन बता देती है। बदले में उसे सिर्फ एक इनाम चाहिए था, अपने पसंदीदा मेयर जूलियट से मिलने का मौका। उधर स्टोरेज रूम तक जाने वाली गली में पॉल की पत्नी कैट निगरानी कर रही थी। जैसे ही उसे रेडर्स के आने का पता चलता है, वह तुरंत अपने साथियों को संकेत दे देती है। खतरा भांपते ही सैंडी जूलियट को स्टोरेज रूम से बाहर निकाल देती है, जबकि वह खुद कैनेडी और डैनी के साथ गुप्त रास्ते से भाग निकलती है। कुछ ही पलों बाद पॉल और कैमल वहां पहुंचकर जूलियट को अपने साथ ले जाते हैं। दूसरी तरफ क्रिस अपने रेडर्स के साथ पूरे स्टोरेज रूम की तलाशी शुरू करता है। शुरुआती जांच में कुछ खास नहीं मिलता, लेकिन ध्यान से देखने पर उन्हें दीवार के पीछे छिपी एक गुप्त सुरंग का पता चल जाता है, जिससे साफ हो जाता है कि आउटसाइडर्स लंबे समय से इसी रास्ते का इस्तेमाल कर रहे थे। रास्ते में कैमल जूलियट से पूछती है कि उसकी कैनेडी से क्या बात हुई थी। जूलियट जानबूझकर ऐसा व्यवहार करती है जैसे कैनेडी पूरी तरह सनकी हो। वह कहती है कि कैनेडी चाहता था कि वह आउटसाइडर्स के लिए प्रचार करे और लोगों को उनके पक्ष में भड़काए। जूलियट की बातें सुनकर कैमल को यकीन हो जाता है कि वह विद्रोहियों के साथ नहीं मिली हुई है। संदेह दूर होने के बाद कैमल जूलियट को उसकी सबसे बड़ी प्रशंसक इवेलिन से मिलवाती है। घर लौटने से पहले वह उसे सख्त चेतावनी देती है कि भविष्य में दोबारा इस तरह सुरक्षा से बचकर कहीं जाने की कोशिश न करे। कैमल के जाते ही जेरी जूलियट से नाराज होकर बात करता है। वह याद दिलाता है कि भीड़ से बच निकलने के लिए उसने उस पर झूठा यौन उत्पीड़न का आरोप लगा दिया था, जिससे उसकी जान तक खतरे में पड़ गई थी। जेरी कहता है कि अगर उसे कुछ देर अकेले रहना था तो वह साफ साफ बता सकती थी। वह यह भी स्वीकार करता है कि उसे अच्छा नहीं लगता कि उसे एक मेयर पर कैदी की तरह निगरानी रखने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इसी वजह से वह आगे चलकर जूलियट को इस कड़ी निगरानी से थोड़ी राहत दिलाने में मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी ओर पॉल अपने घर पर कैट से उसकी संदिग्ध गतिविधियों को लेकर बहस करता है, लेकिन उनकी बातचीत ज्यादा देर नहीं चल पाती, क्योंकि तभी पॉल के कंप्यूटर पर सूचना आती है कि कार्ल अब भी लापता है। दिलचस्प बात यह थी कि पॉल और कैट इतनी खुलकर बहस कर रहे थे, फिर भी कैट को अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया था। इससे ऐसा लगता है कि शायद पॉल का घर निगरानी में नहीं है, या फिर संभव है कि जुडिशियल सबूत इकट्ठा होने का इंतजार कर रही हो, ताकि यह साबित किया जा सके कि कैट का सीधा संबंध कैनेडी और आउटसाइडर्स से है। इधर पॉल अपनी तरफ से कार्ल के गायब होने की वजह तलाशने की कोशिश करता है। उसे शक है कि या तो आउटसाइडर्स ने उसका अपहरण कर लिया, क्योंकि वह यह पता लगाने के बहुत करीब पहुंच गई थी कि वे अप टॉप और मिड से सामान कैसे चुरा रहे हैं। दूसरी संभावना यह थी कि उसे इसलिए हिरासत में लिया गया
हो, क्योंकि वह विटामिन डी प्लस के असली मकसद तक पहुंच गई थी। यही वह तथाकथित विटामिन था जिसका इस्तेमाल गुप्त रूप से लोगों की याददाश्त दबाने और उन्हें सच से दूर रखने के लिए किया जा रहा था। दूसरी तरफ जूलियट अपनी नियमित मेडिकल जांच के लिए एमी के पास जाती है। जांच पूरी होने के बाद एमी उसे रोज की तरह उसकी दवाइयां देती है, लेकिन जैसे ही वह कमरे से बाहर निकलती है, जूलियट चुपके से उन गोलियों को निगलने की बजाय सिंक में थूक देती है। इसके बाद वह कैफेटेरिया पहुंचती है और बड़ी डिस्प्ले विंडो से बाहर के दृश्य को देखने लगती है। क्षितिज को देखते ही उसके दिमाग में लुकास के साथ हुई एक पुरानी बातचीत की झलक उभरती है। उसे याद आता है कि लुकास ने कभी आसमान में मौजूद तारों के एक समूह की ओर इशारा करते हुए कहा था कि वे अंग्रेजी के W अक्षर जैसे दिखाई देते हैं। यह याद अचानक लौट आना इस बात का संकेत था कि दवाइयां छोड़ने के बाद उसकी दबाई गई यादें फिर से जागने लगी थी। लेकिन यह राहत ज्यादा देर टिकती नहीं। जब एमी दोबारा मेयर के कमरे में पहुंचती है और जूलियट को वहां नहीं पाती तो उसे शक होता है। वह सिंक की जांच करती है और वहीं उसे थूकी हुई गोलियां मिल जाती हैं। अब यह राज ज्यादा दिनों तक छिपा रहना मुश्किल था। एपिसोड के अंत में कैमल फिर से वॉल्ट के एल्गोरिदम के साथ जूलियट की गतिविधियों पर चर्चा करती है। फिलहाल कैमल को यही लगता है कि मेमोरी प्रोटोकॉल सही तरह काम कर रहा है और कैनेडी से जूलियट की मुलाकात कोई गंभीर खतरा नहीं है। लेकिन अगर एमी उसे यह बता देती है कि जूलियट दवाइयां लेना बंद कर चुकी है तो पूरा समीकरण बदल सकता है। एल्गोरिदम इसके बाद कई आंकड़ों और ग्राफों का विश्लेषण करता है। एक ग्राफ दिखाता है कि जूलियट के मेयर बनने से साइलो में कितनी स्थिरता आई है, जबकि दूसरा यह बताता है कि अगर उसकी यादें पूरी तरह लौट आईं तो वह व्यवस्था के लिए कितना बड़ा खतरा बन सकती है। अगर ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को पार कर गए तो एल्गोरिदम के अनुसार जूलियट को खत्म करना ही एकमात्र विकल्प रह जाएगा। लेकिन इसमें भी एक समस्या थी। अगर जूलियट को अचानक हटा दिया गया तो साइलो में दोबारा विद्रोह और अराजकता फैल सकती थी। इसी वजह से एल्गोरिदम एक और भयावह योजना सामने रखता है, पूरे साइलो का सामूहिक मेमोरी रीसेट। इस योजना के तहत विटामिन डी प्लस को पानी की सप्लाई में मिलाकर पूरे साइलो के लोगों की याददाश्त मिटाने की तैयारी की जा रही थी। चूंकि साइलो में हर सामान पोर्टर्स के जरिए हाथों हाथ पहुंचाया जाता है, इसलिए इन ड्रमों को अपने अंतिम स्थान तक पहुंचने में अभी कुछ दिन या शायद कई हफ्ते लग सकते हैं। यानी सच को बचाने के लिए समय बहुत कम बचा था। या तो इस पूरी साजिश का पर्दाफाश करना होगा या फिर पानी की सप्लाई तक पहुंचने से पहले उन ड्रमों को नष्ट करना होगा। एल्गोरिदम का असली मकसद सिर्फ यादें मिटाना नहीं, बल्कि पूरे साइलो को एक जैसी सोच के तहत नियंत्रित करना था। अगर किसी को यह याद ही न रहे कि विद्रोह क्यों हुआ था, तो जुडिशियल और सत्ता में बैठे लोग इतिहास को अपनी मर्जी से दोबारा लिख सकते थे और लोगों के सामने एक बिल्कुल नई कहानी पेश कर सकते थे। लेकिन एक बात शायद एल्गोरिदम भी नहीं समझ पा रहा था, यादें सिर्फ इंसानों के दिमाग में नहीं रहती, वे पुरानी चीजों, रिश्तों और अधूरी कहानियों में भी छिपी होती हैं। जब तक वे निशान बाकी हैं, तब तक सच्चाई पूरी तरह दफन नहीं की जा सकती। शायद यही वजह है कि पहले के मेमोरी रीसेट भी कभी पूरी तरह सफल नहीं हुए और संभव है कि इस बार भी इतिहास खुद को दोहराए। अब देखना दिलचस्प होगा कि जूलियट और उसके साथी इस खतरनाक योजना को रोक पाते हैं या नहीं। आपको क्या लगता है, क्या इस बार एल्गोरिदम कामयाब होगा या फिर सच एक बार फिर सामने आ जाएगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए।